मेरे यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। देवर मशीनें ठीक करता था। मेरी भी मशीन में कपड़ा फंस जाता। देवर बोला कि तो कहने लगा, भाभी आपकी तो मशीन को जंग लग चुका है, रवा करनी पड़ेगी। मैं तो कोड़ी अनपढ़ थी, इसकी बातों को नहीं समझ सकी। थोड़ी देर बाद देवर कमरे में आकर बोला, चले भाभी मेरे होश उड़ गए। इस रात देवर ने मेरी मशीन, मेरा नाम सोबिया था, मैं शादीशुदा थी, मेरे घर के हालात अच्छे नहीं थे। मजबूर होकर मैं औरतों के कपड़े सिलाई करने का फैसला कर लिया। हमने जहेज की पुरानी सिलाई मशीन निकाल कर साफ की और मोहल्ले में पैगाम भिजवाया, जिसने कोई कपड़े सिलाई करने हो वो राब्ता करे। थोड़े दिनों में ही मेरे पास अच्छा खासा राशि लग गया और मैं अपने मोहल्ले की औरतों के कपड़े सिलने लगी। क्योंकि मैं अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी होती तो कहीं नौकरी करके घर का खर्चा उठा लेती, मगर अनपढ़ होने की वजह से मुझे कोई और काम नहीं मिल सकता था। इसलिए मैंने ये काम शुरू कर दिया। कपड़े सीने की वजह से घर औरतों से भरा रहता था। एक औरत घर में कपड़े देने आई तो दूसरी कपड़े लेने के लिए आ जाती। मेरे बच्चे नहीं थे, इसलिए घर में रौनक भी लगी रहती थी। इसके साथ साथ मुझे पैसे भी मिल जाते थे। यूँ करते करते मेरा सिलाई का काम चल पड़ा। आहिस्ता आहिस्ता दूर दूर से औरतें मेरे पास कपड़े सिलाई करवाने आने लगी। ऐसे में मेरे लिए इतने सारे कपड़े सिलाई करना मुश्किल हो गया था। मेरा काम तो दिन ब दिन बढ़ने लगा था, मगर मेरे कंधे मशीन पर बैठ बैठ कर थक जाते थे। इसलिए मैंने मोहल्ले की 6 लड़कियां अपनी मदद के लिए रख लीं। इस काम के बदले मैं इन लड़कियों को साथ-साथ काम भी सिखाती और थोड़े बहुत पैसे भी दे देती थी। इसलिए वो सारी अपनी-अपनी मशीनें लेकर मेरे घर आकर काम करने लगी। कुछ तो बिल्कुल कम उम्र थी, तो मैं इन्हें मशीन चलाने का तरीका समझाती। कुछ दिनों तक इनकी मशीन चलाना सिखाती रही और जब इनका हाथ रवां हो गया, तो मैं इन्हें कपड़े सिलाई करने के लिए भी देने लगी। मगर वो सब इस काम में नई थी, इसलिए कपड़ा मशीन में फँसा बैठती थी। किसी के हाथ में सुई चुभ जाती तो कोई मशीन का टांका ही खराब कर देती। यूँ रोज़-रोज़ इनकी मशीन खराब होने लगी। एक दिन इनमें से एक लड़की की मशीन खराब हो गई, मशीन में कपड़ा फँस गया। मैंने इस लड़की की मशीन खुद से ठीक करने की बहुत कोशिश की, मगर मशीन ठीक ना हुई। मजबूरन मैंने इस लड़की को छुट्टी दे दी और कहा, कल अपनी मशीन ठीक करवा के ले आना। आज तुम जल्दी घर चली जाओ। वो लड़की भी जाने लगी, मगर इसी वक्त मेरा देवर खाना खाने के लिए घर आ गया। मैं किचन में आकर इसके लिए खाना गर्म करने लगी। तभी मैंने खिड़की से देवर को देखा। वो इस लड़की से पूछ रहा था, तुम छुट्टी कर घर क्यों जा रही हो? देवर की बात पर लड़की कहने लगी, मशीन में कपड़ा फंस गया था, इसलिए मेरी मशीन खराब हो गई है। भाभी ने छुट्टी दे दी है, कल किसी से मशीन ठीक करवाऊंगी, तब कपड़े सीने आऊंगी। लड़की की बात सुनकर मेरा देवर कहने लगा, अरे ये क्या बात हुई? बाहर से मशीन ठीक करवाने की क्या जरूरत है, जब घर में बंदा हुआ बैठा हुआ है। लड़की देवर की बात सुनकर एकदम रुक गई और कहा, अगर तुम मेरी मशीन ठीक कर दो तो तुम्हारी मेहरबानी होगी, वरना अब्बा को कहकर मैं मशीन ठीक करवानी पड़ेगी और अब्बा बेचारा साइकिल के पीछे मशीन रखकर गिरता पड़ता जाएगा। लड़की की इस बात पर मेरा देवर मशीन चेक करने लगा। तुम्हारी मशीन को जंग लग चुका है, ये तो बुरी तरह जाम हो चुकी हुई है, डुबा करनी पड़ेगी। देवर की बात पर लड़की हैरानी से देखने लगी, मतलब तुम मेरी मशीन ठीक नहीं कर सकते? लड़की की पूछ पर देवर हंस पड़ा, कहने लगा, नहीं भाई, इस काम का तो मैं माहिर हूँ। लड़की खुश हो गई और पास ही बैठ गई। अभी भी मुझे एक सूट सिलाई करना है, जल्दी कर दो प्लीज। लड़की की बात पर देवर कहने लगा, ये मशीन मेरे कमरे में ले आओ, मैं वहीं ठीक करूंगा। लड़की ये सुनकर घबराई तो देवर बोला, मेरे सारे औजार कमरे में हैं, इसलिए मशीन अंदर ठीक करूंगा। लड़की मशीन लेकर देवर के कमरे में चली गई। मैंने खाना गर्म कर लिया तो बाहर चापाई पर रख दिया, मगर देवर और वो लड़की कमरे से बाहर ना निकले। काफी वक्त हो चुका था, दोनों जवान थे, इसलिए मैं फिक्रमंद होने लगी। कुछ देर तक मैंने सब्र किया। वहाँ देवर पर शक न करना चाहती थी, क्योंकि अंदर जाती तो देवर जरूर मुझसे उलझ पड़ता। मगर काफी देर गुजर गई। आखिर थक कर मैं देवर के कमरे की तरफ जाने लगी। तभी वो लड़की मशीन लेकर बाहर निकली और कहा, भाभी जी मशीन ठीक हो गई। ये सुनकर मुझे भी खुशी हुई और हम काम पर लग गए। थोड़ी देर बाद देवर कमरे से निकला और चाय पाई पर बैठकर खाना खाने लगा। हमारे पड़ोसियों की शादी थी। इन्होंने अपने सारे कपड़े मुझसे सिलाई करने दिए थे। दिन थोड़े रह गए थे, इसलिए मुझे टेंशन हो रही थी, मगर देवर ने इस लड़की की मशीन झटपट ठीक करके मेरा काम आसान कर दिया था। देवर खाना खाने के बाद उठा तो कहने लगा, आइंदा किसी की भी मशीन खराब हो तो मैं हाजिर हूँ। मैं हंसने लगी। इस काम से मुझे बहुत पैसे मिलने लगे थे, इसलिए आजकल मैं बहुत खुश थी। शादी को 3 साल हो चुके थे, घर के हालात अच्छे नहीं थे, इसलिए शोहर शादी के फौरन बाद पैसा कमाने बाहर के मुल्क चला गया था। मेरा शोहर 3 सालों से दुबई में था। 6 माह या साल की छुट्टी पर घर आता था।
एक हफ्ता घर पर रहने के बाद दुबई चला जाता था। घर में सास-ससुर और एक देवर था। सास-ससुर तो बीमार और बूढ़े थे, दिन भर अपने कमरे में पड़े खाँसते रहते थे, मगर देवर बहुत अच्छा था। इसकी उम्र 19 साल थी, मगर इसने कम उम्र होने के बावजूद अपनी दुकान खोल ली थी, जहाँ वो मशीन ठीक करने का काम करता था। मैं इससे कहती थी कि वो अभी कम उम्र है, दुकान को छोड़कर पढ़ाई कर ले, मगर वो कहता था, भाभी घर भी तो चलाना है। आखिर कब तक सारा बोझ अपने भाई पर डालूंगा? भाई बेचारा परदेस बैठा हुआ है, घर भी किराए का है, अम्मा अब्बा बीमार रहते हैं, इसलिए मुझे काम करना पड़ेगा। यूं तो देवर सारा दिन दुकान पर रहता था, मगर वक्त के वक्त से घर भी आ जाता था। यूं मैं भी बेफिक्र थी। देवर घर आता था तो कई काम कर देता था। मेरे पास आने वाली लड़कियों की मशीनें आए दिन खराब रहती थी। देवर को कहती तो फौरन से ठीक कर देता था। एक दिन मैं कपड़े सिलाई कर रही थी, फिर से इसी लड़की की मशीन खराब हो गई। मुझे गुस्सा आ गया, मैंने इसे डांट दिया, इतनी बड़ी हो गई, इतने दिनों से मैं तुम्हें सिलाई सिखा रही हूँ, मगर अभी तक तुम्हें सिलाई करना नहीं आया। मेरे गुस्सा करने पर वो रोने लगी। मैंने भी कह दिया, अपनी मशीन उठाओ और घर जाओ, मगर इसी वक्त मेरा देवर आ गया। लड़की को रोते हुए देखा तो कहने लगा, अरे भाभी ये बानो क्यों रो रही है? मेरा देवर आसपास की सभी लड़कियों को जानता था, इसलिए इन सबसे बेतकल्लुफ़ी से बात कर लेता था। इस लड़की ने मेरा बहुत दिमाग खा लिया, दिल करता है इसे काम से निकाल दूँ। जानबूझ के मशीन खराब कर देती है। मेरी बात पर देवर मुस्कुराने लगा, अरे मैं परेशान हूँ और तुम हँस रहे हो? मैं गुस्से में थी, इसलिए देवर को भी डाँट दिया। वो कहने लगा, भाभी इसका कोई कसूर नहीं है, आजकल की मशीनें ही जल्द खराब हो जाती हैं। वो पुराना दौर अब गया, जब नानी मशीन खरीदती तो इसकी नवासी चलाती थी। आज तो हर चीज़ 10 नंबर तक मार्केट में मौजूद है। देवर की बात पर मैं इसे घूरने लगी। इसने जेब से मोबाइल निकाला और कहने लगा, भाभी भाई ने कॉल की थी, अब मेरे भाई से बात कर लें, आपका गुस्सा दूर हो जाएगा। शोर के जिक्र पर मैं शर्माने लगी। मेरा देवर भी बड़ा शरीफ था, मुझे छेड़ने से बात नहीं आता था, मगर सच तो ये था कि कई दिनों से मेरे शोहर ने मुझसे बात नहीं की थी, क्योंकि शायद वो मसरूफ़ था। इसलिए रोज़ देवर से कहती थी कि मुझे कॉल मिला दो ताकि मैं तुम्हारे भाई से बात कर लूँ, मगर देवर हर बार कहता था, भाभी आज पैसे नहीं हैं, कल कॉल कर दूंगा। मगर इस बात को कई दिन हो गए। शायद कॉल पैकेज के लिए मेरे देवर के पास पैसे नहीं थे, मगर आज मेरे देवर ने उनकी बात सुन के मैं सब कुछ भूल गई। देवर से मोबाइल ले लिया और अपने कमरे में आ गई और अपने शोहर से कुछ ज़रूरी बातें करने लगी। कितने दिनों से बात नहीं हो पाई थी, इसलिए मुझे 15-20 मिनट लग गए। कॉल काटने लगी थी कि शोहर कहने लगा, अम्मा अब्बा से भी बात करा दो। मैं मोबाइल के कमरे में ले गई और अपने शोहर के पास सच करवा दी। वो भी राजी हो गए। मैं बाहर निकली तो देवर बाहर नहीं था। एक लड़की आने लगी, वो तो अभी तक गानों की मशीन ठीक कर रहा है। इसने कमरे की तरफ इशारे की तो मुझे हैरत हुई, क्योंकि अभी तक वो दोनों अंदर थे, मगर वो मेरे जाने से पहले ही कमरे से बाहर निकल आए। तभी मुझे ख्याल आया कि मैंने अभी तक अपने देवर के लिए खाना गर्म नहीं किया था। मैंने अपने माथे पर हाथ मारा। शोर से बात करने के चक्कर में अपने देवर को मैं अभी तक भूखा रखा हुआ था। देवर बाहर निकला तो मैंने इससे कहा कि तुम बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना गर्म करके लाती हूँ, मगर देवर कहने लगा, नहीं भाभी मेरे पेट भर चुका है, आज खाना नहीं खाऊंगा। देवर मुस्कुराते हुए बाहर चले गया, जबकि मैंने समझी से मशीन के पास आया बैठी। पता नहीं इसने कहाँ से पेट भर लिया था। मैं दिल में सोचने लगी, तभी मेरी नजर लड़कियों पर पड़ी जो कि बानो के साथ सरगोशी में बात कर रही थी। बानो पर जोश होकर इन्हें कुछ बता रही थी, उसका चेहरा शर्म से लाल था। ये देखकर मुझे गुस्सा आ गया। बानो तुम्हारी मशीन ठीक हो गई? मेरे पूछ पर बानो ने जल्दी से अपना सर हिला दिया, तो फिर जल्दी से अपना काम करो। मेरी बात पर सभी लड़कियां काम करने लगी। मैं इसे कई महीनों से कह रही थी कि वो घर आ जाए। मेरा इतना दिल कर रहा था कि मैं इसे घर में देखूं, मगर शोर कहता था, अगर मैं घर आ गया तो बहुत पैसा खर्च हो जाएगा, अभी मुझे पैसा बचाना था। मैं जानती थी कि मेरा शोर बहुत अच्छा था, वो एक एक रुपया बचा रहा था ताकि हमारे हालात अच्छे हो जाए, मगर शोर की दूरी मुझे बेहद उदास और परेशान रखती थी। मैं भी चाहती थी कि मेरा शोर वापस आ जाए, यही मेरे पास रहे, भले कमाए मगर रोज कर आए, मेरे नाज नखरे उठा और मैं इसकी खिदमत करूं। मगर ये सब इतना आसान नहीं था, इसलिए मैं चुप थी। सिलाई करके अपना दिल बहला लेती थी। सिलाई की वजह से घर का खर्चा भी कम हो गया था। मैं जितने पैसे कमाती थी सास ससुर के हाथ पर रख देती थी, वो भी खुश हो जाते थे और मेरा भी अच्छा टाइम पास हो जाता था। मगर मैं देख रही थी कि सिलाई करने वाली लड़कियों की मशीन कुछ ज़्यादा ही खराब होने लगी थी। इन्हें बहुत बार समझाया था कि वो मशीन को ठीक तरीके से चलाएं, मगर हर दिन किसी न किसी लड़की की मशीन
खराब हो जाती थी। मैं सोच रही थी कि मशीन ठीक करना खुद ही सीख लूँ, मगर अनपढ़ थी इसलिए कोई भी काम जल्दी नहीं सीख पाती थी। ये मशीन मेरी सास की थी, पहले वो भी घर चलाने के लिए मशीन चलाती थी, लेकिन वो मेरी शादी के बाद बीमार पड़ गई। तब तक मेरा शौहर भी दुबई चला गया, इसलिए मैंने सोचा था कि मैं कपड़े सिलाई कर लेती हूँ, 4 पैसे घर में आ जाएँगे। मगर मुझे नहीं पता था कि पैसों के साथ-साथ मुश्किलें भी आ जाएँगी, क्योंकि सुबह सवेरे मेरे शौहर ने कॉल की थी, मगर जब मैं कपड़े सिलाई करने बैठी तो हमारे मोहल्ले की एक औरत आई, कहने लगी मेरी बेटी की शादी है और मैं चाहती हूँ कि तुम इसके जहेज के सारे कपड़े तुम सिलाई कर दो। इन दिनों मेरे पास कोई ज़्यादा काम नहीं था, इसलिए मैं खुश हो गई। मैं इससे कहा कि मेरे पास बहुत सारी लड़कियां हैं, मैं तुम्हें वक्त पर सारे जहेज के कपड़े मुकम्मल कर दूंगी। मोहल्ले की वो औरत मुझे दुआएं देने लगी, फिर सारे कपड़े मुझे दे दिए। इस औरत के जाने के बाद मैंने सारी लड़कियों से कहा कि हमारे पास वक्त कम है, जल्दी से ये सारे कपड़े मुकम्मल करने हैं। वो सारी लड़कियां मेरी बात मानने लगी और हम लोगों ने जहेज के कपड़े सीना शुरू कर दिए और भी सारे कपड़े सिल गए। और काम ज़्यादा है, इसलिए मशीनें ठीक रखे। अगर इसे किसी ने काम दौरान कहा कि इसकी मशीन ख़राब हो गई है तो मैं इसे काम से निकाल दूंगी। मेरी बात के जवाब में एक लड़की ने लगी, भाभी आज आपका देवर आएगा तो हम सब इससे अपनी मशीनें ठीक करवा लेंगे। इस लड़की के चेहरे पर दबी दबी मुस्कुराहट थी, जिसे मैं ना समझ सकी। मैं इस वक्त कपड़ों को चेक कर रही थी, इसलिए कह दिया, हाँ मेरी तरफ से इजाज़त से है, जल्दी अपनी मशीनें ठीक करवा लो। सुनकर न जाने क्यों लड़कियां खुश हो गई। दोपहर के बाद देवर आया तो सब इसके पीछे पड़ गए। वो कहने लगे, मैंने सबका ठेका नहीं ले रखा, जाओ किसी और से अपनी मशीन बनवा लो, वैसे भी आज सब मुझसे मुफ्त में अपना काम करवाती है। देवर की बात पर मैं मुस्कुराने लगी, जबकि सारी लड़कियों के मुंह लटक गए। हम सब तुम्हें बदले में क्या दे सकती हैं? लड़कियां खुश हुई तो मेरा देवर कहने लगा, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। तभी इनमें से एक लड़की कहने लगी, जब तुम्हारी शादी होगी तो हम तुम्हारी दुल्हन का सूट सी देंगे। इस लड़की की बात पर मेरे देवर हंस पड़ा, कहा, तुम सब बहुत चालाक हो। मैं रोज तुम में से किसी न किसी की मशीन ठीक कर देता हूँ, मगर तुम बदले में सिर्फ मेरी बीवी का सूट सिलाई कर दोगी। ये सुनकर मैं भी हंस दी। मेरा देवर कहने लगा, तुम सबको अभी इतनी अच्छी सिलाई नहीं करनी आती, इसलिए मुझे माफ करो, मेरी भाभी मेरी दुल्हन के लिए कपड़े सिलाई कर देगी। वो ये कहकर मेरी तरफ देखने लगा। मैं हंस दी और लड़की से कहा, भी मेरा देवर बहुत छोटा है। एक लड़की ने हर से मेरी तरफ देखा और कहने लगा, आपका देवर इतना लंबा तो हो गया। देवर मेरी तरफ देखने लगा कि अब मेरी भाभी क्या जवाब देती है। इसे इन सब बातों में मजा आ रहा था, मगर मैं जानती थी कि अभी मेरा देवर बहुत कम उम्र था, बीवी बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता था। और वैसे भी हमारे घर की हालात अच्छी नहीं थी। शादी तो मेरे शौहर ने भी की थी, मगर खराब हालात की वजह से मुझसे दूर रहना पड़ा। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि देवर की बीवी मेरी इतना तड़पती रहे और यूं मर मर के गुजारा करे। इसलिए मैंने इन लड़कियों से मुखातिब होकर कहा, लंबा हो गया है तो इसका क्या मतलब है, इसकी शादी कर दी। शादी के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, इसलिए हम इसकी 5-6 साल बाद शादी कर देंगे। ये सुनकर मेरा देवर हंसने लगा। फिर मैंने जरा लड़की से कहा, जल्दी से अपना काम मुकम्मल करो, अब देवर का खाना गर्म कर लो। ये कहकर मैं किचन में आकर इसका खाना गर्म करने लगी, जबकि वो सारी लड़कियां बारी बारी मेरे देवर के कमरे में जाने लगी। पता नहीं देवर अंदर जाकर क्या जादू करता था, मशीन तो मिनटों से ठीक कर लेता। इस दिन भी मेरे देवर ने सारी लड़कियों की मशीनें सेट कर दी और फिर अपनी दुकान पर चला गया। अगले दिन से मैंने बहुत सारा काम करना था, इसलिए किसी लड़की को सर उठाने नहीं दिया। फिर मेरा देवर भी घर नहीं आया था, कपड़े बहुत सारे थे, इसलिए मैं खुद भी मसरूफ थी। मैंने सोच लिया था कि जल्दी काम खत्म होते ही अपने मायके चली जाऊंगी। इतने दिनों से मैंने अपने मायके का चक्कर नहीं लगाया था, लेकिन मैं इस वक्त परेशान हो गई जब एक दिन मेरी मशीन खराब हो गई। कपड़ों का एक ढेर पड़ा हुआ था। मैं नहीं चाहती थी कि इतने दिन कीमती सूट मेरी लड़कियां सिलाई करें, क्योंकि इनके हाथ में इतनी सफाई नहीं थी। मगर मेरी मशीन सुबह सवेरे ही खराब हुई। लड़की ने मुझे परेशान देखा तो कहने लगी, भाभी जी आप क्यों इतनी फिक्र करें, आपका देवर मौजूद है, वो आपकी मशीन ठीक कर देगा। ये कहकर वो लड़की आपस में सरकशी करने लगी। मैं समझ नहीं पाई, मगर कई दिनों से देख रही थी ये सारी लड़कियां बहाने बहाने से मेरे देवर के आगे पीछे फिरती थी। सारा दिन मेरा देवर घर पर नहीं होता था, मगर जैसे ही मेरा देवर दोपहर को खाना खाने आता, इन लड़कियों को जैसे पल लग जाते थे। सारी के सारी काम छोड़कर बहाने बहाने से देखने लगती। इससे पहले मेरा काम बहुत ज्यादा था, इसलिए मैंने इस बात पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। मगर जब से मेरा देवर इन लड़कियों की मशीन ठीक करके देखने देने लगा था, ये लड़कियां काम के बाद मेरे घर आकर आती थी और कोई ना कोई कहानी की चीज दे जाती थी। पहले मुझे लगा था कि सब चीजें वो मेरे लिए लाते थे, मगर अब मुझे एहसास हो कि ये सारी चीजें मेरे देवर के लिए लाते थे। इसलिए मैंने इन लड़कियों को डांट दिया और कहा, मेरी मशीन खराब है, मगर तुम लोगों ने काम क्यों बंद कर दिया है। मेरी बात सुनकर सारी लड़कियां अपने काम पर लगी, जबकि मैं अपने देवर के कमरे
घर आने का इंतज़ार करने लगी। मुझे इसने दोपहर को ही घर आना था, तब तक मुझे सब्र करके इसका इंतज़ार करना था। ना तो मेरे पास मोबाइल था, ना ही मोबाइल चलाना जानती थी। मैं सिर्फ फारिग बैठी थी, किचन में जाकर सब्जी उठाने लगी, उसके पास बैठकर काटने लगी। जब मैंने बानो को एक लड़के के कान में ये कहते सुना, काश भाभी के बजाय आज मेरी मशीन खराब हो जाती। इसकी बात सुनकर दूसरी लड़की मुँह छुपाकर हंसने लगी, जबकि मैं नासमझी से बानो का चेहरा देखने लगी, जहाँ एक अजीब सी हसरत थी। तभी मुझे याद आया कि सबसे पहले बानो की मशीन ही खराब हुई। मेरे देवर ने इसकी मशीन अपने कमरे में क्यों ठीक की थी? इस बात ने मुझे अब हैरान परेशान कर दिया था। शायद इस वक्त मैं फारिग बैठी थी, दोपहर हुई तो मेरा देवर घर आ गया। मैं इसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी, इसलिए देवर ने जो ही घर में कदम रखा, मैंने इससे कहा, तुम्हारे भाभी की मशीन खराब हो गई है, जल्दी से इसे चेक करो। मैंने इस तरफ इशारा किया जहाँ मेरी मशीन रखी थी। देवर ने एक नज़र मुझे देखा, फिर मेरी मशीन की तरफ बढ़ गया। मैंने इससे कहा, पहले तो मेरी मशीन अच्छी भली थी, मैंने कहा सुबह जल्दी खराब हो गई, मशीन में कपड़ा फंस जाता है। मेरा देवर मशीन ठीक करता था, इसने मेरी मशीन चलाकर देखी, मशीन ने भी कपड़ा फंसा देते और कहने लगा, भाभी आपकी तो मशीन को जंग लग चुका है, रवा करनी पड़ेगी। मैं कोड़ी अनपढ़ थी, भला खाक समझती कि मशीन वहाँ कैसे होती है, इसलिए देवर से कहा कि मुझे इन बातों की ज़्यादा समझ नहीं है, इसलिए जो भी करना है जल्दी करो, क्योंकि मुझे बहुत सारे कपड़े सिलाई करने थे। देर हो गई तो मोहल्ले की औरत दोबारा मेरे पास कपड़े नहीं लाएगी। मेरी बात के जवाब में देवर कहने लगा, भाभी आप अपने देवर कहते हुए टेंशन क्यों ले रही हैं? मैं भी इसे ठीक कर देता हूँ, ये कहकर देवर मशीन को फिर से ठीक करने लगा। थोड़ी देर बाद देवर कहने लगा, भाभी ये यहाँ ठीक नहीं होगी, इसे मेरे कमरे में ले चलें। देवर की बातों में चौंकने से देखने लगी, अंदर ऐसा क्या है जो बाहर नहीं है? मेरे पूछने पर देवर घबरा गया और कहने लगा, भाभी मैंने पहले ही बता था कि अंदर कमरे में मेरे सारे औजार रखे हुए हैं। देवर की बात पर मैंने इससे कहा कि मैं तुम्हारे सारे औजार बाहर ले आती हूँ। मेरी बात पर देवर कहने लगे, भाभी वो सारे औजार बहुत भारी हैं, आप इनको अकेले नहीं उठा सकती। अगर मशीन ठीक करवाना है तो मेरे कमरे में लेकर आ जाए, वरना मैं ठीक करके नहीं दूंगा। ये सुनकर मैं घबरा गई, क्योंकि मुझे आज हर हाल में अपनी मशीन ठीक करवानी थी। इसलिए मैंने मजबूर देवर की बात मान ली और अपनी मशीन लेकर देवर के कमरे में आ गई। मगर वहां जाकर इसने ऐसी बात कह दी जिस सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं फौरन से इसके कमरे से बाहर आ गई। मैं इसकी भाभी थी। देवर तो दुकान पर चला गया, जबकि मैं अपने सास ससुर कमरे में आकर इन्हें ये बात बता दी। ये सुनने के बाद वो कहने लगे, बच्चा इसलिए ऐसी बात कह दी, हम इसे समझाएंगे। मगर मैंने अपनी सास ससुर से कहा, आपका बेटा बच्चा नहीं है बल्कि जवान हो चुका है। इससे पहले कि वो कोई गलती करके बैठे, हमें इसकी शादी कर देनी चाहिए। मगर सास कहने लगी, इसके लिए लड़की कहाँ है, सिलाएंगे, इसके लिए लड़की कहाँ से लाएंगे। मैंने कहा, आप इसकी फिक्र छोड़ दें, अब इसको बच्चा कह रहे हो, पहले अपने लड़की पसंद कर चुके हैं। मैंने बानो के बारे में सास ससुर को बताया तो सास मुंह में उंगली लेकर हैरान परेशान मुझे देखने लगे। दिन मेरे सास ससुर ने देवर से बानो से शादी के बारे में पूछा तो वो तो जैसे इस लम्हे का मंतजर बैठा था। इसने शुक्राना नजरों से मेरी तरफ देखा और फौरन शादी के लिए हाँ कह दी। मैं कुछ दिन बाद बानो के घर अपने देवर का रिश्ता लेकर गई। इसके घर वालों ने भी इनकार ना किया और यूँ 6 माह के अंदर मेरी देवर की शादी होगी। इस वाक़ये ने मुझे यही सिखाया था कि लड़का हो या लड़की, जवान हो जाए तो इनकी शादी में देर नहीं करनी चाहिए, वरना बहुत से मसाइल जन्म लेते हैं। बानो दुल्हन बनकर हमारे घर आई तो हम दोनों मिलकर कपड़े सिलाई करने लगे और यूँ हमारे घर की आमदन दुगनी हो गई।